अब सुनो आगे, अब दोष पढ़ेंगे ना हम। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के हम गुण पढ़ चुके हैं। अब दोषों को एक बार में समझने की कोशिश करो पूरे के, ना। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अगर दोषों की बात करते हैं, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर एक बार में समझाता हूं सबको, है ना। जैसे पहला दोष देखते हैं हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का। दोष मतलब कमी है, गुण मतलब विशेषता। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमी थी, क्या दोष थे? पहला दोष अगर हम बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। तो एक दोष तो ये था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या नहीं था, निश्चित, फिक्स नहीं था। निश्चित, फिक्स क्यों नहीं था, कैसे नहीं था, इसको समझते हैं। देखो, अगर मेंडलीव की बात, आवर्त सारणी की बात करें, जैसे ये मान लो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, सही है, और ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का ये शून्य वर्ग है, सही है, और ये कौन सा वर्ग है, फर्स्ट। ऐसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको पता ही है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बात को समझ लेना ढंग से, है ना, सिक्स, सेवंथ और एट्थ, इस तरह की आवर्त सारणी थी। कुल 8 वर्ग थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। बाद में एक 0 वर्ग और जोड़ करके कुल 9 वर्ग कर दिए गए थे। शून्य को आप चाहो तो शुरू में भी रख सकते हो, और शून्य का आप चाहो तो कहाँ भी जोड़ सकते हो, लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ढंग से देखना, ये प्रत्येक ए और बी में विभाजित थे ना ये सभी वर्ग, कहाँ तक, 7 तक, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन को स्थान दिया तो मैं यहां दूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहला तत्व है, सही है, हाइड्रोजन का स्थान यहां देंगे, सही है का, क्योंकि हाइड्रोजन कौन सा तत्व है, पहला। 0 में तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 में तो कौन रखी जाती है, उत्कृष्ट गैस, सही है। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन को यहां रख सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन से तत्व हैं, फर्स्ट ए में ये तत्व थे, इसमें Li, Na, K, Rv, Cs। बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा, जो फर्स्ट ए वर्ग है, फर्स्ट ए का मतलब समझ गए, पहले वर्ग का ए उपवर्ग है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग में ये तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, सही है। अच्छा, इनकी संयोजकता एक होती है, Na की आप जानते होंगे, NaCl बनाता है ये, एक हैलोजन से जुड़ता है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। LiCl बनाता है, KCl बनाता है, तो इनकी सबकी संयोजकता कितनी है, 1, सही है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता भी तो एक होती है, HCl अम्ल सुना होगा आपने, हाइड्रोजन भी तो एक हैलोजन से जुड़ता है। तो अब एक बात देखो तुम, हाइड्रोजन इनसे समानता दर्शा रहा है, तो हाइड्रोजन का स्थान यही होना चाहिए। अरे हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है, और यहाँ के नीचे जो भी तत्व है इनकी संयोजकता भी क्या है, 1। तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट ए में। क्या होना चाहिए, फर्स्ट ए में। अच्छा, जो 7th ए था इसमें हैलोजन रखे हुए थे, 7th ए में कौन रखे हुए थे, हैलोजन। हैलोजन आप जानते होंगे, FCl, Br, I, ये हैलोजन है का। अच्छा, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 7th ए में हैलोजन है, इनकी संयोजकता भी 1 होती है। जैसे मैं F की संयोजकता निकालूं तो F2 तो आपने सुना होगा, तो एक फ्लोरीन से जुड़ रहा है ना, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 ही तो मानेगा। Cl2 आपने सुना होगा, तो एक Cl एक ही Cl से जुड़ रहा है, तो Cl की संयोजकता कितनी मानेगा तू, 1 ना मानेगा। अब जैसे ये मान लिया मैंने, ऐसे मान लो F की जगह मैं X लिख दूं, सही है, तो ये FCl है, तो इसकी संयोजकता फिर 1 ही तो होगी, एक ये हैलोजन से जुड़ेगा। Cl2 मतलब हैलोजन, एक हैलोजन से तो जुड़ रहा है,
F2 मतलब ये हेलोजन एक हेलोजन से तो जुड़ रहा है, Br2 Br एक हेलोजन से तो जुड़ रहा है, इनकी संयोजकता भी कितनी होती है, 1। तो कई वैज्ञानिकों ने कहा, मेंडलीव ने पहले कहा कि मेरी सारणी में ये विशेषता है कि वर्ग में जो तत्व हैं इनकी संयोजकता समान है। अच्छा, तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ रखूंगा क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता भी कितनी होती है, 1, और ये इनकी संयोजकता भी 1 है। अब कछु वैज्ञानिक कह रहे कि हाइड्रोजन यहाँ रख, क्यों? क्योंकि इनकी संयोजकता भी तो 1 है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है, फिर हाइड्रोजन को यहाँ क्यों ना रख रहा हूँ, यहाँ मत रख, यहाँ रख। समझ रहे मेरी बात? अब ये चक्कर में पड़ गो, अब कारण का दे भाई, यही तो कारण हो या कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में यही तो विशेषता थी कि संयोजकता समान थी वर्ग में। अब इसने कहा हाइड्रोजन की संयोजकता इनके समान है, इसलिए हाइड्रोजन को मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोजन की संयोजकता तो हेलोजनों के भी समान है, तो हाइड्रोजन को स्थान कहाँ भी देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, हेलोजनों के साथ या हेलोजनों के ऊपर स्थान देना चाहिए। तो फिर मेंडलीव के पास कोई आंसर नहीं था। तो मेंडलीव समझ गए होंगे हाइड्रोजन का स्थान क्या नहीं कर पाया निश्चित, कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। तो क्यों कर नहीं कर पाया, आप कोई नू पूछ ले, तो अपन कहेंगे कि हाइड्रोजन फर्स्ट ए वर्ग के जो ये तत्व हैं इनसे भी गुणों में समानता दर्शाता है, जैसे संयोजकता एक गुणी तो है, और हेलोजन ये हाइड्रोजन 7th ए वर्ग के जो हेलोजन होते हैं इनसे भी क्या दर्शाता है, समानता। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब दोनों से समानता दर्शाता है ये हाइड्रोजन फर्स्ट ए वर्ग में उपस्थित क्षार धातुओं से, इनको क्षार धातु ही बोलते हैं, ध्यान करो, मैंने पहले भी बताया था लोथर-मेयर वक्र में, और 7th ए वर्ग में उपस्थित हेलोजनों से, दोनों से गुणों में क्या दर्शाता है, समानता। जब ये दो जगह गुणों से समानता दर्शाता है तो फिर हाइड्रोजन का स्थान हम वो मेंडलीव क्या नहीं कर पाया निश्चित। अगर मान लो हाइड्रोजन केवल क्षार धातुओं से समानता दर्शाता तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित होता। हाइड्रोजन का स्थान कौन से वर्ग में होता, फर्स्ट ए में। पर हाइड्रोजन दो वर्गों के तत्वों से समानता दर्शा रहा है, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों से भी और 7th ए वर्ग के तत्वों से भी, इसलिए ये हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। ये क्लियर है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आपको समझ में आ गया हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरा, मेंडलीव की अपनी कमी चल रही है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये कमी थी कि ये हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। दूसरी कमी, उत्कृष्ट गैसों को इसने स्थान नहीं दिया था, आपको पता ही है, उत्कृष्ट गैसों को इसने स्थान नहीं दिया था ना, ये तो दूसरे वैज्ञानिकों ने स्थान दिया था। कौन सा वर्ग बना करके, शून्य वर्ग। जबकि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी दोस्तों, उसमें तो पहले से लेकर के 8वें तक मतलब कुल 8 ही वर्ग थे जिनमें उत्कृष्ट गैस थी नहीं। पहले से लेकर के 8 वर्ग थे जिनमें, या तो समझ के होंगे मेरी बात, उत्कृष्ट गैस तो कहीं ही नहीं। तो इसने शून्य वर्ग बनाया बाद में, और वैज्ञानिकों ने बनाया, उसमें उत्कृष्ट गैसों को स्थान दिया। तो एक कमी ये भी हो गई इसकी आवर्त सारणी की कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया था, जबकि देना चाहिए था। तीसरी कमी की बात करें, मेंडलीव की आवर्त सारणी की थर्ड कमी तो गल्ले ने आवर्त सारणी में। तीसरी कमी की बात करें तो समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। अब बात आई ये क्या लफड़ा है साहब। देखो, समस्थानिक वे होते हैं जो जैसे आपने हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े होंगे कभी, 1H1, 1H2, 1H3, ये सुने क्या? ये तीनों हाइड्रोजन के क्या हैं, समस्थानिक। अब बात को समझ लो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक इस धरती पर विद्यमान हैं, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। अच्छा, ये नीचे जो लिख रही है ये क्या है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1, इसमें और इसमें भी 1। मतलब 3 तरह के हाइड्रोजन परमाणु या धरती पर हैं, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, 3 तरह के हाइड्रोजन परमाणु हैं।
इनमें प्रोटॉनों की संख्या ये नीचे लिखी होती है, ये प्रोटॉनों की संख्या है नीचे लेफ्ट हैंड साइड में। तीनों में प्रोटॉन कितने हैं? एक एक एक। इसको परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, आपको पता होगा। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, ये क्या है ऊपर लिख रही है जो, ये है द्रव्यमान संख्या। क्या लिखी हुई है? ये ऊपर लेफ्ट हैंड में द्रव्यमान संख्या लिख रही है। और जो द्रव्यमान संख्या होती है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। किस किस का योग? अच्छा, तो इसमें न्यूट्रॉन पूछूं मैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। अरे द्रव्यमान संख्या 1 है और आपको पता है इसमें प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन 0 ही तो होगा, जब ही तो 1 आएगा। अच्छा, इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 1, जब ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ करके द्रव्यमान संख्या हमें 2 मिलेगी। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। सही है। अच्छा, परमाणु में वजन किसका होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु में 3 तरह के कण होते हैं, पर वजनी कण कौन से हैं जिनमें वजन होता है? बोल बोल कच्चे तो बोल। परमाणु में वजन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हल्के होते हैं, उनमें ना के बराबर। मतलब मैं तुलना करूं ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 1800 गुना भारी होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 1800 गुना भारी होता है। तो अब बताओ, प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का वजन नगण्य है। अरे एक प्रोटॉन का वजन 1 किलो, तो इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुनो, दो उल्टा बोल गया। इलेक्ट्रॉन का वजन 1 किलो तो प्रोटॉन का वजन 1800 किलो। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1800 गुना भारी है लगभग। तब प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का वजन तो नगण्य है। अब मैं आपसे पूछता हूं, परमाणु में वजन किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर होता है। अब मैं कहूं कि परमाणु में वजन कहाँ होता है? नाभिक में कि कक्षाओं में? नाभिक में, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं दोस्तों? नाभिक में। अच्छा, फिर रहता है लड़का न्यूट्रॉन का वजन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वजन बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वजन, और इलेक्ट्रॉन का वजन 1800 गुना कम होता है इनसे। सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इस परमाणु का वजन होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान संख्या अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है? 3। इस परमाणु का वजन और कम होगा, इस परमाणु का वजन सबसे कम होगा। मतलब तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं, परमाणु भार परमाणु के वजन अलग अलग हैं। तो समस्थानिकों में क्या खासियत होती है कि समस्थानिकों के परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग। देख लो, समझ लो सामने भाई। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल 3 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। तो इससे इसका वजन दुगना होगा और इससे इसका वजन 3 गुना होगा। वजन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1 है, इसमें 3 है, तो सीधी सी बात है इस परमाणु का वजन इस परमाणु से 3 गुना होगा इसका वजन। तो समस्थानिकों के क्या अलग अलग होते हैं मैं आपसे पूछूं तो? परमाणु भार। अच्छा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था? परमाणु। अब बताओ, समस्थानिकों को मेंडलीव को अपनी आवर्त सारणी में स्थान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु भार होता है अलग अलग। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी होती तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं ना दिख रहे तुम्हें? परमाणु क्रमांक तो एक जैसे हैं, प्रोटॉनों की संख्या तो एक जैसी है। अगर मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर तैयार करता, जब तो उसको समस्थानिकों को स्थान देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। अब हाइड्रोजन परमाणु 3 तरह के हैं, तो तीनों तरह के इसको अपनी आवर्त सारणी में रखने चाहिए थे। जैसे यहाँ 1H1, यहाँ 1H2, यहाँ 1H3, क्योंकि ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिख रहा है और तीनों के परमाणु भार क्या हैं? अलग अलग। तो तीनों को इसको अपनी आवर्त सारणी में स्थान देना चाहिए था, जबकि इसने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को क्या नहीं दिया था? स्थान। हर चीजें समझने की कोशिश करो। क्लियर? भाई समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं,
और ये परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रख रहा है। तो फिर तीनों समस्थानिक हाइड्रोजन के आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे? चाहिए। पर इसने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेंडलीव को अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान देना चाहिए था, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार होते हैं अलग अलग, जबकि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दी। सही है। अच्छा, चौथी बात करते हैं, आगे बढ़ो। नंबर 4, देखो और कमी। मेंडलीव ने, आपको पता ही है, तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। परमाणु भार के, अगर कहीं परमाणु भार का घटता क्रम आ जाएगा तो उसकी कमी हो जाएगी ना। खूब कह तो ये रहा है मेंडलीव कि मैंने तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, और कहीं ऐसा मिल जाए परमाणु भार के बढ़ते क्रम की जगह घटता क्रम, तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी बन जाएगी ना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कई जगह यह भी गड़बड़ थी कि तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना होकर के कई जगह कैसे क्रम में थे? घटते। कहाँ कहाँ पर है? और एक तो यहां गड़बड़ थी। अब तो मैं सही लिख रहा हूं। ऑर्गन और पोटेशियम में ऑर्गन का परमाणु भार क्या होता है? कम, और पोटेशियम का क्या होता है? ज्यादा। पर उसकी आवर्त सारणी में क्या था? पहले के था और बाद में कौन था? Ar। उल्टा था। मतलब जिसका परमाणु भार ज्यादा था वो तो पहले लिख रहा था, और जिसका परमाणु भार बाद में था वो, समझ गए मेरी बात? तो ऐसी भी गड़बड़ थी। तो एक गड़बड़ तो आप यहां याद रखना, यहां थी। मैं सीधी सी भाषा में कहूं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ परमाणु भार के कुछ मतलब तत्वों के कुछ जोड़े परमाणु भार के घटते क्रम में थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के कुछ जोड़े परमाणु भार के कैसे क्रम में थे? घटते। जबकि ये होने कैसे चाहिए थे? बढ़ते। अब तो ये सही लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में ही है। ऑर्गन का परमाणु भार होता है कम और पोटेशियम का क्या होता है? ज्यादा। पर उसके में उल्टा था कि ये पहले था और Ar कहाँ था? बाद में। एक यहां गड़बड़ थी टेल्यूरियम और आयोडीन में। अब तो सही लिख रहा हूं मैं ब्लैक बोर्ड पर। टेल्यूरियम का परमाणु भार होता है कम और आयोडीन का क्या होता है? ज्यादा। तो इसमें उल्टा था, आयोडीन पहले था, टेल्यूरियम क्या था? बाद में। एक यहां गड़बड़ थी कोबाल्ट और निकेल में। आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत याद हो तो, कोबाल्ट पहले आता है और निकेल आता है बाद में। कोबाल्ट का परमाणु भार होता है कम और निकेल का होता है ज्यादा। पर इसके में उल्टा था, पहले निकेल था और बाद में कौन था? कोबाल्ट। तो ये आपको याद रखने हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के जोड़े परमाणु भार के घटते हुए क्रम में थे, और वे जोड़े ये तीनों हैं। जोड़े ही तो हैं ये। सही है। ऐसे ट्रिक से याद रख लेना, रखना चाहो तो। आमिर खान दिख रहा होगा, आमिर खान दिख रहा होगा। Ar और K, आमिर खान। तेरी इच्छा, दूसरा जोड़ा ये बन गया तेरी इच्छा। तेरी मतलब T और I से क्या बनाया है? इच्छा। कोक, कोकोला, ठीक है। आमिर खान, तेरी इच्छा, कोक नहीं। इससे आपको याद रह जाएंगे कि गलत जोड़े कौन कौन से थे। आमिर खान ऑर्गन और पोटेशियम, तेरी इच्छा टेल्यूरियम और आयोडीन, कोक नहीं कोबाल्ट और निकेल। याद रह जाएंगे ना। तो तीसरी कमी चौथे दिख गई। चौथे में शॉर्ट में लिख रहा हूं, कुछ क्या थे इसमें? गलत जोड़े। मतलब सिंपल बात में तो ये समझ गए। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के जोड़े परमाणु भार के घटते हुए क्रम में थे। क्लियर। और कमी देखें, नंबर 5। कमी तो ढेर लग रही है हमें। एफ ब्लॉक के तत्वों को स्थान नहीं दिया था। सही है कई बात भी, बात नहीं करे बस बिल्कुल। आपको ध्यान है मेंडलीव की आवर्त सारणी में या तो एस और पी ब्लॉक के तत्व थे,
या डी ब्लॉक के तत्व थे, कहीं भी पी ब्लॉक के तत्व, सॉरी एस और पी ब्लॉक के तत्व थे और डी ब्लॉक के तत्व थे, इसमें एफ ब्लॉक के तत्व नहीं थे। अब तत्व तो होने चाहिए थे यार, जो तत्व खोज लिए गए हैं उनको तो मेंडलीव को अपनी आवर्त सारणी में स्थान देना चाहिए था, जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों को मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान नहीं दी। और गलेन कमी है यार, कमी की कहाँ कमी। मेंडलीव के वर्ग में, सुन रहा, वर्ग याद आ गए, वर्ग में दो वर्ग थे ए और बी, अधिकांश वर्गों में वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान थी, आपको ध्यान था, संयोजकता ही समान थी, जबकि अधिकांश गुणों में क्या थी, भिन्नता। जैसे मैं बात करूं, जैसे पहले वर्ग में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, फर्स्ट ए और बी, सही है, इसमें रखे थे Li, अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन मान ले ऊपर Na, K, Rb, Cs ये रखे हुए थे, ये अभी थोड़ी देर पहले बताए थे मैंने फर्स्ट ए में, और बी में थे Cu, Ag, Au ये थे, सही है। अब इनमें बहुत अंतर है यार, Cu, Ag, Au ये थे, इनकी संयोजकता तो मैच कर रही है, मैं मना नहीं कर रहा। AgCl आपने सुना होगा तो KCl भी आपने सुना होगा। वर्ग में उपस्थित तत्वों की क्या समान है, संयोजकता, पर संयोजकता ही समान है, जबकि अधिकांश गुणों में क्या है, भिन्नता। ये अत्यधिक कठोर होती हैं, मतलब बढ़िया कठोर हो, मैं अत्यधिक कठोर तो नहीं कहूंगा, जबकि ये बहुत ही सॉफ्ट धातु हैं, मुलायम, ये सब सोडियम बोडियम और ये सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम, और ये इनकी बजाय हार्ड है, सही है। ये कम क्रियाशील होती हैं, आसानी से किसी से क्रिया नहीं करती, चांदी है, सोना है, ये आसानी से किसी से क्रिया नहीं, ये अत्यधिक क्रियाशील है, हर कोई तो क्रिया कर ले। चांदी या धरती पे, ढंग से सुनो, चांदी या धरती पे स्वतंत्र पाई जाती है, स्वतंत्र समझ रहे हो, मतलब जमीन में तो कहीं चांदी निकले ना तो डायरेक्ट चांदी निकले। अब यहां पे सोडियम धातु डायरेक्ट ना निकले कहीं भी, NaCl निकलेगा, NaOH निकलेगा, तो सोडियम धातु तो यौगिकों के रूप में मिलती है, जबकि चांदी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चांदी कम क्रियाशील होने की वजह से क्रिया नहीं कर रही है औरों से, तो चांदी तो डायरेक्ट निकल रही है Ag के रूप में ही, जबकि Na तो और तत्वों से क्रिया कर लेता है जो धरती पर विद्यमान है, तो Na डायरेक्ट नहीं निकलता, Na क्या बना कर निकलेगा, NaCl, NaOH, क्योंकि ये और तत्वों से क्या कर लेता है, क्रिया। बात को समझ रहे हो। अब कोई आपसे नु पूछ ले कि कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो सीधी सी बात है, जो धातु कम क्रियाशील होंगी वे स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगी, वे ही अन्य धातुओं से, अन्य तत्वों से क्या नहीं करेंगी, क्रिया। समझने की कोशिश करो। Ag और Au डायरेक्ट निकलता है धरती से, क्यों, क्योंकि ये अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करता, जबकि Na वगैरह ये क्या बना लेते हैं, यौगिक। नमक निकलेगा, कहीं भी नमक प्राप्त होगा, सोडियम धातु नहीं मिलेगी तुम्हें। तो देख कितने गुणों में डिफरेंस है, ये अत्यधिक क्रियाशील हैं, ये बहुत कम क्रियाशील हैं, जबकि एक ही वर्ग में रखे हुए हैं, पहले वर्ग में ही हैं, ये इनकी तुलना में ये कठोर धातु हैं, सही है का, मतलब इनके क्या मैच नहीं करते गुण, पर क्या मैच करती है, संयोजकता। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कमी और है कि वर्ग में उपस्थित तत्वों की तो भाई गुण मैच करने चाहिए, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या देखा कि वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता तो समान है, पर अधिकांश गुणों में क्या है, भिन्नता। तो ये भी क्या मानी जाएगी, इसकी कमी। तो गलेन कमी हो गई, लिख लेते हैं, हेडलिंग डाल लो भले। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या कमी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या कमी, बात नहीं कर रहे,
मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या कमी। नंबर 1 डालो, मैं सीधा भाषा में लिखा रहा हूं है ना। नंबर 1 लिखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग मतलब समझ गया? फर्स्ट ए का मतलब क्या है? अरे पहले वर्ग का ए उपवर्ग, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ए वर्ग में उपस्थित, वो एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रख लेना इस चीज को। फर्स्ट ए वर्ग में उपस्थित क्षार धातुओं से, क्षार धातु है ना MlINA, फर्स्ट ए वर्ग में उपस्थित क्षार धातुओं से व सेवेंथ ए वर्ग में उपस्थित, सेवेंथ ए वर्ग में उपस्थित हैलोजनों से, सेवेंथ ए वर्ग में उपस्थित हैलोजनों से गुणों में समानता दर्शाता है। हैलोजनों से गुणों में समानता दर्शाता है। क्लियर? इस वजह से क्या नहीं था? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित। दोबारा सुन ले, हाइड्रोजन दो वर्ग के तत्वों से समानता दर्शाता था ना, इसलिए इसका स्थान निश्चित नहीं था। नंबर 2 डालिए। ये कोई सब बोल रहा हो चक्कर चक्कर, ब्लैक बोर्ड पर देख लो एक बार पहले। उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया था ना इसमें। नंबर 2 लिखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया था। उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया था। ठीक है, और लिख लो, उत्कृष्ट गैसों को बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने, उत्कृष्ट गैसों को बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने शून्य वर्ग में स्थान दिया। अन्य वैज्ञानिकों ने शून्य वर्ग में स्थान दिया। मेंडलीव ने तो नहीं दिया था, है ना। नंबर 3 डालिए, लिखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया था। समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया था, जबकि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला डाल लो, नंबर 4। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के जोड़े, कुछ तत्वों के जोड़े परमाणु भार
परमाणु भार के घटते हुए क्रम में थे, परमाणु भार के घटते हुए क्रम में थे, परमाणु भार के घटते हुए क्रम में थे। जैसे 3 जोड़े लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, AR और K दिख रहे हैं क्या? इधर को लिख रहे होंगे, मिटा दिए क्या मैंने? मिटा दिए, दिख रहे हैं ना, आधे रह गए। एक तो AR और K था, सामने ट्रिक लिख लो इसके, आमिर खान। सही है, नीचे आ जाओ अगली लाइन पे, TE-I। TE कौन सा था? टेल्यूरियम। और I कौन सा है? आयोडीन। और सामने ट्रिक लिख लो, तेरी इच्छा। अरे TE और I समझ में नहीं आ रहा उनके। और नीचे नीचे लिख लो CO-Ni। CO कौन है? कोबाल्ट। और Ni कौन है? निकेल। और सामने ट्रिक लिख लो, कोक नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं। लिख लिया? अगला नंबर डाल लो, नंबर 5। देखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में F ब्लॉक के तत्वों को स्थान नहीं दिया था। F ब्लॉक के तत्वों को स्थान नहीं दिया था। और नंबर 6 डालो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग में उपस्थित तत्वों की, वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता तो समान थी, वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता तो समान थी, परंतु अधिकांश गुणों में भिन्नता थी। संयोजकता तो समान थी, परंतु अधिकांश गुणों में भिन्नता थी। लिख लिया? अब नेक्स्ट, तो ये हमने कौन सी किसकी आवर्त सारणी पढ़ी है? मेंडलीव। कौन से नंबर का वर्गीकरण था ये? 7वां था क्या? तो नंबर 8 नेक्स्ट वर्गीकरण, मोजले की आवर्त सारणी। हेनरी मोजले, ध्यान है का? नंबर 8 अगला वर्गीकरण, मोजले की आवर्त सारणी। सामने ध्यान, बाद में लिखोगे अब। हाँ भाई, अब इधर ध्यान दे, पहले यार सुन ले और समझ ले, फिर एक बार में लिखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद आई थी मोजले की आवर्त सारणी। मोजले पूरा नाम है हेनरी मोजले। अब सुनो यार ढंग से, जो मोजले की आवर्त सारणी आई थी, एक एक शब्द को सुनना ढंग से। मोजले की आवर्त सारणी बिल्कुल मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान थी। मतलब दोनों आवर्त सारणियों में कोई भी अंतर नहीं था। मतलब जैसी आवर्त सारणी मेंडलीव की है वैसी ही मोजले की थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोजले की आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे? 9। एक 0 वर्ग और जुड़ गया था ना मेंडलीव में। अरे मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग नहीं हो गए थे क्या? तो मोजले की में कितनी बताओगे? 9 वर्ग। आवर्त कितने थे? कितने थे? 7। मोजले की आवर्त सारणी के बारे में पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, कितने वर्ग उपवर्गों में विभाजित थे? 7।
फर्स्ट से लेकर के 7। अच्छा, मोजले की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस कौन से वर्ग में थी? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपने मेंडलीव में पढ़ा है वही मोजले में, क्योंकि मोजले की आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी बिल्कुल क्या थी? समान। लड़कों के दिमाग में कुछ चल रहा है, जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि साहब ये आवर्त सारणी जो 18 वर्ग हैं ये मोजले की ना है। कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि साहब ये हमारी तुम पढ़ावे कि अब वर्तमान आवर्त सारणी है में 18 वर्ग हैं, वो मोजले की नहीं है। क्लियर कर देता हूँ दिमाग में। लड़के क्या समझते हैं, जो ये किताबों में छड़पी हुई है ये बड़ी सी आवर्त सारणी जिसमें 18 वर्ग हैं, ये मोजले ने दी थी। नहीं, मोजले की आवर्त सारणी तो बिल्कुल किसके समान थी? मेंडलीव की। क्लियर है बात? कहीं गलत पढ़ा हो तुमने, कहीं तुमने ये पढ़ा हो कि ये जो आवर्त सारणी किताबों में छपी हुई है तुम्हारे में, जिसमें 18 वर्ग हैं, ये मोजले की पढ़ी है तो गलत है, ये मोजले की नहीं है। यहाँ तक क्लियर? तो मोजले की आवर्त सारणी थी जो बिल्कुल डिटो किसके समान थी? मेंडलीव। अगली बात, मोजले ने ये कहा कि उसने तत्वों को परमाणु भार के नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। पर एक बात बताओ आप, चाहे तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिख लो, क्रम तो वही आएगा, क्रम तो वही आएगा। अरे यार, हाइड्रोजन है और हीलियम है, अब इसका परमाणु भार बढ़ रहा है तो परमाणु क्रमांक भी तो बढ़ रहा है। इसका परमाणु क्रमांक 1 और इसका परमाणु क्रमांक 2। अरे परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो वजन ना बढ़ेगा का? तो जो परमाणु भार का बढ़ता क्रम होगा वही परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम आएगा। तो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिख लो, बात तो एक ही है। पर इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मतलब ये लोग बागों को बेवकूफ बना रहा था, वैज्ञानिकों को, कि मैंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है सारणी में, जबकि सब वैज्ञानिक जानते थे कि जो परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम है वही परमाणु भार का बढ़ता क्रम है। जब भी तो दोनों की आवर्त सारणी क्या कर रही थी? मैच। तो एक बात याद रखना, मेंडलीव, सिंपल भाषा में कहता हूं कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ये पीछे वाले क्या कर रहे हैं दोनों, लास्ट के दोनों, गर्दन नीचे मत रखो। हाँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ, ये आराम से नीचे, पढ़ाई नीचे चल रही है का? लिखे मत, इधर समझ ले। लिखो तो दुनिया भर की किताबन में पढ़ो है, बात है सब समझ भी। अरे नोट्स तो तुमको दुनिया भर की पासबुक, किताब, दुनिया भर को मैटर आवे, लिख तो सब जगह रहा है। लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। तो बात को दोबारा सुन लो, जो मैं कह रहा था कि मेंडलीव ने तत्वों को, मेंडलीव नहीं, मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ परमाणु क्रमांक शब्द आ रहा है, मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया था, और वह सारणी किसकी आवर्त सारणी कहलाती है? मोजले। और मेंडलीव के बारे में कहूंगा तो मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया था, और वह सारणी किसकी कहलाती है? मेंडलीव। और मोजले ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। फिर अगली बात कहूंगा मैं कि मोजले की आवर्त सारणी बिल्कुल मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान थी। मतलब दोनों की आवर्त सारणी बिल्कुल क्या थी? समान। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। सही है? अच्छा, अब अगली बात सुनना, ढंग से सुनते चलो और समझते चलो। आपने मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ा था, ध्यान है का? कि तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। अर्थात तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के। आवर्ती फलन का मतलब है एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों का रिपीट होना। तो तत्वों के गुण मेंडलीव तो कहता है परमाणु भार के आवर्ती फलन है, और मेंडलीव क्या कहता है? तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। सॉरी, मोजले कहता है तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन है? परमाणु क्रमांक, क्योंकि मोजले परमाणु क्रमांक को लेकर के चल रहा है। क्लियर? अच्छा, तो मोजले का जो आवर्त नियम था वही आधुनिक आवर्त नियम है। आधुनिक क्यों? मतलब
मतलब जो वर्तमान में आवर्त सारणी जो प्रचलन में है जिसमें 18 वर्ग है, उसमें भी यही आवर्त नियम है। उसमें भी तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में लिखा गया है? परमाणु। और उसमें भी एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। मतलब मोजले का आवर्त नियम, वर्तमान आवर्त सारणी का आवर्त नियम एक ही है। मतलब मोजले के आवर्त नियम को हम क्या भी कह सकते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। हाँ मनोज जी, हाँ जी, राम राम साहब, बताओ। ठीक है, हाओ हाओ। हाँ, तो यह याद रखोगे। कोई पूछ ले आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो भी आपको किसका आवर्त नियम लिखना है? मोजले का। और कोई पूछ ले मोजले का आवर्त नियम, जब तो आप मोजले वाला ही लिखोगे। तो मोजले और का आवर्त नियम क्या था कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ ज्यादा तो पढ़ना नहीं है, ये गिनी चुनी बातें याद रखनी है। किसके बारे में? मोजले। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। जो किताबों में ये छपी हुई है, इसको बोलते हैं विस्तृत आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? विस्तृत। अभी तक तो मैं बोल रहा था वर्तमान आवर्त सारणी, पर वास्तव में क्या बोलते हैं? विस्तृत आवर्त सारणी, या इसको बोलते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आवर्त सारणी का दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा या विस्तृत। तो कोई पूछ ले विस्तृत आवर्त सारणी जो हम आज पढ़ते हैं, जो हमारी किताबों में छपी हुई 18 वर्ग वाली, वो है विस्तृत आवर्त सारणी, या उसको बोल सकते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। और ये किसने तैयार की थी विस्तृत आवर्त सारणी? ये 4 वैज्ञानिकों ने तैयार की थी, बोर, वरी, रेंग और वर्नर। बोर, नील्स बोर जानते होंगे, वरी, रेंग और वर्नर, इन 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर के तैयार की थी। इनमें भी अगर मेन वैज्ञानिक कौन सा है? बोर। इसको हम बोर की आवर्त सारणी भी कह सकते हैं, नील्स बोर की। सही है। तो मोजले वाली आवर्त सारणी नहीं है ये 4 वैज्ञानिकों ने तैयार की है, बोर, बरी, रेंग और वर्नर। और इनमें प्रमुख वैज्ञानिक कौन सा है? बोर, जिसका सबसे अधिक योगदान रहा है इस आवर्त सारणी को तैयार करने। कई बार क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चन आया और उसमें बोर नहीं दिया, तो इन तीनों में से जो वैज्ञानिक उसमें है उसको टिक कर सकते हो आप, बरी, रेंग और वर्नर में से, क्योंकि इनको भी योगदान था इस आवर्त सारणी को तैयार कर। और मान लो चारों ही ऑप्शन में है, तो आप किसको टिक करोगे? बोर को। अब बोर नहीं है, उन तीनों में से एक है, तो उसको टिक कर देना। सही है। और ऐसा भी हो, उपरोक्त सभी भी हो, और 3 में 4 ऑप्शन होते हैं टोटल, और 3 तो दे रखे हैं, बोर, रेंग और वर्नर, और लास्ट में चौथे में लिख रहा है उपरोक्त सभी, तो कौन सा टिक करोगे? उपरोक्त सभी। और 4 ऑप्शन ये हैं, बोर, बरी, रेंग और वर्नर, तो बोर को। और 4 ऑप्शन ये हैं, रदरफोर्ड, थॉमसन, बरी और एक कोई वैज्ञानिक और मान लो आइंस्टीन, तो किसको टिक करोगे? बरी को। समझ गए? तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि आंसर क्या देंगे। चलो लिखो अब यहाँ तक। आपने हेडिंग क्या डाली है? डाल लिया नहीं डाली अभी? अगली हेडिंग डाल लो, मोजले की आवर्त सारणी। मोजले की आवर्त सारणी लिखो, इसमें लिखो, देखो मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया, एक सारणी में व्यवस्थित किया। ठीक है, आगे लिखो, यह सारणी मोजले की आवर्त सारणी कहलाती है। यह सारणी मोजले की आवर्त सारणी कहलाती है।
ठीक है, नीचे लिखो क्या आगे लिखो इसमें, मौजले की आवर्त सारणी, मौजले की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बिल्कुल समान थी। मौजले की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बिल्कुल समान थी। ठीक है, मतलब दोनों की आवर्त सारणी बिल्कुल क्या थी, समान, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। अब नीचे इसमें एक छोटी सी हेडिंग डालो, मौजले का आवर्त नियम। मौजले का आवर्त नियम, मौजले का आवर्त नियम। ठीक है, लिख लिया, लिखो इसमें, लिखो जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, अगला वर्गीकरण आएगा, नंबर कौन सा आएगा, ये 9 आएगा, नंबर 9 डालो। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, या विस्तृत आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या विस्तृत आवर्त सारणी। अच्छा, एक बात और सुन लो, ये तो मैंने 4 वैज्ञानिक आपको बताए थे, बोर, बरी, रैंग और बर्नर। इन 4 वैज्ञानिकों ने बनाई थी ना कौन सी आवर्त सारणी, विस्तृत, जिसमें कितने वर्ग हैं, 18, कितने आवर्त हैं, 7। एक एक शब्द को सुन लेना। जो विस्तृत आवर्त सारणी है ये मेंडलीव या मौजले की आवर्त सारणी का विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। मेंडलीव और मौजले की आवर्त सारणी बिल्कुल समान थी और मेंडलीव और मौजले की आवर्त सारणी को ही बड़ा करके बनाई गई है विस्तृत आवर्त सारणी। तो इन दोनों बातों को लिखो, यह आवर्त सारणी बोर बरी
रैंग व बर्नर बोरबरी रैंग व बर्नर नामक वैज्ञानिकों ने तैयार की ठीक है। आगे लिखो, विस्तृत आवर्त सारणी विस्तृत आवर्त सारणी विस्तृत आवर्त सारणी मेंडलीव या मोजले की आवर्त सारणी का मेंडलीव या मोजले की आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। ठीक है। आगे लिखो, विस्तृत आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग विस्तृत आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग व 7 आवर्त हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर देख लो भाई। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी आवर्त सारणी की? विस्तृत। बिल्कुल शांत होकर, एक की बोल तो नहीं दिखे और हंस तो नहीं दिखे, और ये बीच में ये लग रहे ना, ये लिखवे में, या ऊपर देख लो। अभी नए नए आए हो, मैं कूटना नहीं चाहता, ये कहा था, ध्यान रखिए यह बात है। जो अपन विस्तृत आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हो। इसमें कुल वर्ग कितने हैं? 18। वर्ग का मतलब खड़ी पंक्ति। ये खड़ी पंक्ति आप काउंट करोगे वहां से यहाँ तक, ऊपर नंबर भी लिख रहे हुए हैं, तो कुल खड़ी पंक्ति हैं इसमें कितने? 18 वर्ग हैं। आवर्त मतलब ये 36 पंक्तियाँ, ये 36 पंक्तियाँ इसमें आप देख सकते हो कितनी हैं? 7। मतलब इसमें 7 आवर्त हैं। सही है। अच्छा, अब इनमें तत्व कौन से हैं ये हमको याद तो करेंगे ही, पर मैं बता रहा हूँ अभी तो हाल फिलहाल, धीरे धीरे ये सारे याद हो जाएंगे हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं। ये पहला वर्ग है, इसमें पहला तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है। तो इसमें ये 7 तत्व हैं पहले वर्ग में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इन सब की ट्रिक अभी बताई जाएंगी, पहले एक बार इन्हें देख लो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। दूसरे वर्ग में यहाँ से स्टार्ट है ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है। तो दूसरे वर्ग में कुल 6 तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये 6 तत्व हैं। आपको अभी धीरे धीरे याद होंगे, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लें, सबकी ट्रिक बताई जाएगी, सबके नाम वगैरह। अच्छा, अब ये दोनों वर्ग जो है ये एस ब्लॉक के वर्ग हैं। कौन से ब्लॉक के? तो एस ब्लॉक के तत्व कौन से वर्गों में हैं? पहले और दूसरे में। आप याद रख सकते हो, कोई कठिन बात नहीं है। फिर ये बीच में वर्ग नंबर 3 से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक, ये कुल 10 वर्ग हैं 3 से 12 तक। इनमें डी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के? डी। वो तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। मैं नाम भी बोल रहा हूँ, जितने याद कर सकें, 1, 2 के 5 के जितने याद हों। यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटालम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेहेनियम, रुथीनियम, ओस्मियम, रोहोडियम, इरिडियम, पैलेडियम,
प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, रदरफोर्डियम, RF लिख रहा है, डवनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हसियम, मैटनेरियम। ठीक है, फिर आगे डायरेक्ट याद रखो, मतलब ये परमाणु क्रमांक चल रहे हैं। आगे तत्वों के मैं क्या लिख रहा हूँ, परमाणु क्रमांक। ये यहाँ पर कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 110, 111, 112, 113। वर्तमान आवर्त सारणी में 118 तत्व हो गए ना। अब 118 तक पहुंच गए, तो लास्ट के इन तत्वों के मैंने क्या लिख दिए हैं, परमाणु क्रमांक। अच्छा, यहाँ कौन है, यहाँ हीलियम है, सही है। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सब उत्कृष्ट गैस है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सही है का। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन्हें जानते होंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बात मत करें, टिन और लेड। पीवी लिख रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। वैसे मेरे याद है ना, मेरे को ट्रिक तो याद ना है, मेरे डायरेक्ट याद है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ये डायरेक्ट आपके याद हो जाएंगे, समझ रहे हो। पर ये प्रैक्टिस की बात है सारी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन भी एक हैलोजन है। अब लड़का कहता है ये 118 तो हुए नहीं। अच्छा, परमाणु क्रमांक पे आता हूं मैं, देखो समझना हर चीज को। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। भाई ये परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर ही तो है। वर्तमान आवर्त सारणी या विस्तृत आवर्त सारणी जो है, ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर है। हाइड्रोजन से अगला तत्व कौन सा है, 2, हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। फिर इसका लिथियम का कितना, 3, इसका कितना, 4, सही है। फिर बोरोन का कितना आएगा, 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसका 10। देखना इसमें क्या गड़बड़ है। सोडियम का कितना हो जाएगा, 11, मैग्नीशियम का 12, सही है। एल्यूमिनियम का कितना, 13, सिलिकॉन 15, 16, 17 और 18। अच्छा, पोटेशियम का कितना आएगा, 19, कैल्शियम का 20। तो आप देख सकते हो तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सही है। इसके बाद गैलियम आएगा कितना, 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35 और क्रिप्टॉन 36, सही है। फिर इसके बाद रुबिडियम 118 होने चाहिए ना। इसका स्ट्रोंशियम का, इसका 41, 42, 43, 45, बात मत करे, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54 हो गए। या को कितना आएगा, 55, या को 56, या को 57। अब यहाँ गड़बड़ है, या को आएगा 72, बीच में 14 गायब हो गए।
14 गायब है ना, मतलब लैंथेनम के बाद हाफनियम आया है और परमाणु क्रमांक 57 से डायरेक्ट कितना हो गया 72, तो बीच में 14 गायब है। 14 गायब में देख 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 12 हो गए, 70 और 71, 14 तो हुए, 72 तो ये आ गया। तो बीच में 14 तत्व गायब है और ये 14 तत्व जो गायब है ये है एफ ब्लॉक के तत्व, जिनको आवर्त सारणी में नीचे अलग से स्थान अलग से दर्शाया गया है। मेरी बात है, समझ रहे हो क्या? ये 14 तत्व जो गायब हुए हैं इनको आवर्त सारणी में नीचे अलग से दर्शाया है। बात मत करे, ढकते सुन ले। जो पहले जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव वगैरह की, उसमें तो एफ ब्लॉक के तत्व थे ही नहीं। इन्होंने एफ ब्लॉक के तत्वों को अलग से दिखा दिया है विस्तृत आवर्त सारणी में, बोरबरी वगैरह में ये नीचे अलग से बनाए गए हैं। 14 तत्व तो यहाँ है इस लाइन में, ऊपर वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है का? 14 तत्व यहाँ है जिनका परमाणु क्रमांक 58 से स्टार्ट है और कहाँ तक है 71 तक। सीरियम, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, नाम बहुत हार्ड है इनके। ये हैं 14 तत्व जो गायब हुए थे वहां से। इनका परमाणु क्रमांक कहाँ से स्टार्ट है अब तो ये तो पता चल गया 58 से, और लास्ट में कहाँ पर खत्म है जाकर के 71, 58, 59, 60, 71 तक है। सही है। फिर उसके बाद आगे देख सकते हो 72 आ गया, 72 के बाद 73, रेडॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 86, 86 के बाद 87, 88, 89, फिर 14 गए और डायरेक्ट 14 गए तो ये कितना आएगा 104। 90 से 103 तक 14 तत्व बीच में सटे हैं। ये भी कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एफ ब्लॉक के। यहां आएंगे, इसका परमाणु क्रमांक 90 है, समझ गए होंगे। ये 58 लिख रहा है, 38 सा लग रहा है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 90। 89 के बाद 90 ये आ गया नीचे। ठीक है, और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा 103, और ये 104 यहाँ वापस आई गया, ये 105, ये 106, 107, 109 मैच कर गया आगे, 110 से लेकर के 118 तक। तो कुल तत्व कितने हैं अब आप टोटल काउंट कर सकते हैं 118। सही है, ये 118 तत्व हैं जो आवर्त सारणी में दिखाए गए हैं। अच्छा, एस ब्लॉक के तत्व तो ये रहे दोनों वर्गों में, पहले और दूसरे में। वर्ग संख्या 3 से 12 तक कौन से के? डी के, डी ब्लॉक के। 13 से 18 तक कौन से? पी ब्लॉक के। और नीचे ये दिख रहे हैं ये एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक में कुल तत्व हैं कितने? 28। 14 ये रहे और 14 ये रहे। सही है, तो इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया बात है। अब इनकी मैं ट्रिक वगैरह, इनको याद करना, ये सब तो बताने बाकी है हमें। ये कैसे इसको याद रखेंगे, किस तरह से हमें ये याद रखनी है। हमें पूरी आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, अब तक हमने याद नहीं की। हालांकि आवर्त सारणी पहले ही आ जाती है आपके पास, पहली क्लासों में भी आ चुकी हैं, और उस समय याद नहीं की। पर अब जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो ये हमें तो याद होनी ही चाहिए, कभी भी बना सकें। कोई भी तत्व का तुम्हारे सामने सिंबल आ जाए तुरंत उसका नाम बता सको, ये तत्व किसका है। अब मैं जैसे एकदम नाम ले इसका पूछ लूँ, नहीं बतेगा, अभी तो CF लिखा हुआ है केवल। सही है, मतलब हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी तत्व हमारे सामने ले दे तुरंत उसको देख करके उसका नाम बता सकें। ये बता सकें कि ये कहाँ उपस्थित है, कौन से वर्ग में उपस्थित है,
किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, किसका है। तो इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरे ढंग से याद होंगे और देख करके फिर पहचान सकते हो कि ये तत्व किस, डायरेक्ट देख करके बता सकते हो कि किस वर्ग में उपस्थित है। जैसे अब मैं एकदम कह दूं पीवी किस वर्ग में है, नहीं पता, है क्या, लेड है। तो इससे भी तो बहुत बात हमें जाननी पड़ेगी इसमें। ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ से एफ ब्लॉक के तत्व हटाए गए हैं, एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ से हटे हैं, ये अलग से दर्शाए हैं। अगर मान लो इन दोनों लाइनों को यहाँ लगा देते, ये फिक्स कर देते, यहाँ फिट कर देते, तो तुम समझ रहे हो ये आवर्त सारणी बहुत बड़ी हो जाती। फिर अगर ये दोनों लाइन यहाँ की जगह यहाँ घुसाई जाती और लेंथेनम और हाफनियम के बीच में आवर्त सारणी और बड़ी हो जाती ना, तो ये हमारी हटा दी गई है। इतनी बड़ी आवर्त सारणी को बना भी नहीं पाते, किताबों में छाप भी नहीं पाते, इसलिए उठा करके ये नीचे अलग से बना दिए गए हैं। ऐसा करो, एक बार कोई किताब बुक तुम्हारे पास होगी नहीं, ब्लैक बोर्ड पर लिखी तो रही है, एक बार इसको रफली बना लो, ऐसे कैसे बना लो जैसे मैंने बना रखी है। जल्दी करें पर